दरअसल सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं। अगर भत्ते पहले की तरह ही मिलते रहे तो केंद्रीय सरकारी नौकरी वालों की तो मौज है। इस खबर से राज्य सरकार के कर्मचारियों की उम्मीदें भी जाग उठी हैं। राज्य कर्मचारियों को भी आशा है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले 8वां वेतन आयोग लागू होगा और उनकी सैलरी में भारी बढ़ोतरी होगी। क्या राज्य इसके लिए तैयार है? तैयारी क्या है राज्य की? सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ने वाला है आर्थिक तौर पर? राज्य सरकार कैसे इसका निपटारा करेगी? हालांकि सैलरी बढ़ने से टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है, सरकार की कमाई बढ़ती है और बाजार की स्थिति सुधरती है। चर्चा आज इसी पर करेंगे कि कैसे होगा यह सब कुछ। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा। 8वें वेतन आयोग का गठन, राज्य कर्मचारियों की नजर। केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, राज्य कर्मचारियों की बढ़ी उम्मीदें। तो 8वें वेतन आयोग को जैसे ही लागू होगा राजस्थान के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सैलरी बढ़ने से आयकर स्लैब बदलेगी, सरकारी खजाना भरेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से गांव, गरीब, मजदूर और किसान के लिए काम करती है, उसी प्रकार से वेतनभोगी, केंद्रीय कर्मचारी, इन सभी के हित में भी लगातार काम करती है। 7वें वेतनमान से टैक्स कलेक्शन 20% बढ़ा था। आठवां वेतन आयोग, राज्य कितने तैयार? मेहमानों का स्वागत करते हैं। राजकुमार शर्मा जी हैं कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत राजकुमार जी आपके हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सुरेश गर्ग जी आज बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आकाश जिंदल जी, अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र समझाएंगे इस 8वें वेतन आयोग के सिफारिशों का कितनी तरफा बढ़ी है, कितना बोझ राज्य सरकार पर आएगा, किस तरह से राज्य सरकार तैयारी करती है। विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज्य कर्मचारी नेता हैं, कितनी आशा और उम्मीद उनको है फिलहाल राज्य सरकार से। और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आपका भी। राजकुमार शर्मा जी पहला सवाल आपसे करता हूं। 7वें वेतन आयोग की अगर बात करें तो फरवरी 2014 में इसका गठन किया था केंद्र में। आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और जैसा रवायत रही है कांग्रेस की, चुनाव होने से 2-3 पहले इस तरह के लोक लुभावन ऐलान करते हैं, घोषणाएं करते हैं, तब भी किया था। 2015 में आयोग की सिफारिशें 7वें वेतन आयोग की, जब एनडीए सरकार आ गई थी, बीजेपी सरकार थी, तब उन्होंने इसको लागू किया था। और 2016 में, एक साल के बाद राज्य सरकार में इसको लागू किया गया था। एक साल में बाद यानी 2016 में, उस वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री थी, बीजेपी की सरकार थी। ये क्रोनोलॉजी मैंने बताई, 14, 15, 16। अब ये जो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जो स्वीकार हुई हैं, इसको लागू करने की बात कही गई केंद्र की तरफ से, इसको आप कैसे देखते हैं और कितनी उम्मीद आप लगाते हैं कि 1 साल का वक्त लगना चाहिए या इससे पहले ही यहां पे राज्य में भी ये लागू होनी चाहिए? राजकुमार जी। देखिए रविंद्र जी, जब कर्मचारी वर्ग की तनख्वाह बढ़ती है तो कर्मचारी वर्ग में खुशी की लहर होती है। केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ रही है, 8वां वेतन आयोग लगेगा तो निश्चित तौर पे उनको आर्थिक लाभ होगा। और जब राजस्थान है और सभी स्टेट्स में जितने भी कर्मचारी है उनको भी आस बनती है, तो कर्मचारी वर्ग में तो खुशी है। अब सरकार को ये देखना है कि दिल्ली चुनाव से पहले जिन्होंने घोषणा की है और बिहार में कुछ दिन बाद चुनाव होने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार इन दोनों स्टेटों के अंदर इस बात का लाभ लेना चाहती है। लेकिन आपसे पीछे रह गए वो आपने तो आम चुनाव से पहले घोषणा की थी, उन्होंने तो दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य का दर्जा है, और बिहार अभी चुनाव तो नवंबर दिसंबर में वहां पर हैं, तो आपसे पिछड़ गए। ये देखिए आप कितने सटीक तरीके से फैसला लेते हैं, जिले बनाते हैं, तमाम तरह की घोषणाएं करते हैं जी। तो आपको लग रहा है कि ये बिहार और दिल्ली के चुनावों से पहले घोषणा की गई है, इसका फायदा बीजेपी उठाना चाह रही है? बताइए राजकुमार जी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जितने भी लोग लुभावन फैसले लेती है वो चुनाव के मद्देनजर लेती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब तक जितने फैसले लिए हैं वो देश हित में, राज्य हित में लिए हैं, आवाम के हित में लिए हैं। चाहे वो कर्मचारियों के लिए फैसला लिया हो, चाहे राजस्थान के जिले बनाने का फैसला हो। हमने ये जिले बनाते वक्त या कोई फैसला लेते वक्त ये नहीं सोचा कि इसको हमको चुनाव में फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। हम तो आवाम के हित में फैसले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी फैसला लेती है, वो आप भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं क्या, मतलब अभी 2028 में राजस्थान में चुनाव होने, तो आपको ऐसा लग रहा है कि 2028 के
विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य में ये सिफारिशें लागू होंगी, तब तक नहीं होंगी। आप ये सोच रहे हैं क्या, ये कह रहे हैं क्या? निश्चित तौर पे केंद्र ने अगर 8वां वेतन आयोग लागू किया है तो राजस्थान भी पीछे नहीं रहेगा और रहना भी नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं कर्मचारी वर्ग को तो लाभ मिलना चाहिए, लेकिन उसका सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ नहीं आना चाहिए। इस बात को भी देख करके सरकार को फैसला लेना चाहिए। मतलब जल्द फैसला लेना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कर्मचारी वर्ग में फैसला उनके हित में हो। अरे हित में तो है ही है भैया, सैलरी बढ़ रही है, किसको किसकी तनख्वाह बढ़ती हुई खराब लगती है, किसको लगती है खराब? जी सुरेश गर्ग जी, अब वैसे ही कर्जे में है राजस्थान, खजाना खाली मिला था आपको पिछली सरकार से, अब देखिए केंद्र सरकार की तरफ से 8वां वेतनमान को भी लागू कर दिया गया। राज्य सरकार के कर्मचारी जानना चाह रहे हैं प्रदेश सरकार कब तक फैसला लेगी 8वें वेतनमान के सिफारिशों को लागू करने के संबंध में, कितना वक्त लेगी? देखिए रविंद्र भाई, अभी केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की सिफारिश की है। अब इसके अंदर अध्यक्ष और 2 सदस्यों का चुनाव होना है, कमेटी बनेगी और ये जो 8वां वेतन आयोग है वो जनवरी 2026 से लागू होगा। तो जब जनवरी 2026 से ये 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के में लागू होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान में भी उसी के अकॉर्डिंग लागू होगा। यहाँ के कर्मचारियों को भी वही लाभ मिलेंगे जिस तरीके से केंद्र सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। पैसा कहां से लाएंगे सुरेश गर्ग जी? खजाना तो खाली है, कर्जा जो है बिल्कुल हमारी जब रविंद्र भाई निश्चित रूप से जब हमारी सरकार आई थी तो वास्तव में इन्होंने खजाना खाली करके तो अब तो भर दिया होगा एक साल में आपने खजाना। नहीं, हमने रेवेन्यू की ग्रोथ निरंतर हो रही है, हमारे रेवेन्यू की राजस्थान का खजाना भर रहे हैं, हो रही है निरंतर रेवेन्यू सरकार का खजाना बाद में भरेगा। राजकुमार जी क्या कह रहे हैं आप? वो तो आपके अशोक अभी तो खुद का खजाना भर रहे हैं, सरकार का खजाना बाद में भरेगा। कह रहे हैं कि हमने 5 साल आपके पश्चिम में कांग्रेस के चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? खजाना भरा है इन्होंने कांग्रेस के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सारे नहीं। अगर आप ये बात कह रहे हैं एक पार्टी के प्रवक्ता होते हुए राष्ट्रीय दल के, तो बताइए कौन खजाना भर रहा है, कहां से खजाना भर रहा है? ऐसे हवा हवाई बातें नहीं होती ना राजकुमार जी, बताइए। पार्टी के विधायक और मंत्री यही काम कर रहे हैं। रविंदर जी, इनकी फितरत में भ्रष्टाचार रहा हुआ है। जब इनके नेता राजीव गांधी जी खुद बोलते थे कि 1 रुपया चल के 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता, तो इनके दिमाग में तो वो चीज भरी हुई है ना, और 5 साल तक वही काम किया था, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने खुद ने बोला है किस तरीके से राजस्थान में भ्रष्टाचार हुआ, वो भाड़ेबंदी में रहते हैं, 5 स्टार होटलों में रहते, गोष्ठी के लिए लूट मची है। 5 साल तक बता दीजिए प्रमाण हो कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे, भ्रष्टाचार का खर्चा करना पड़ रहा है प्रमाण हो तो भ्रष्टाचार का बताइए। खर्चा करना पड़ रहा है। मैं बताता हूँ आपके 5 साल की सरकार में क्या हुआ था। एक मिनट सुरेश जी, आपके काम की जानकारी बता रहे राजकुमार जी, आपको भी नहीं पता है, मेरे को नहीं पता है, राजकुमार जी को पता है, जरा सुन लेते हैं। राजकुमार जी, कितना खर्चा करना पड़ रहा है ट्रांसफर के लिए? नहीं चाहिए आपको, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, राजस्थान सरकार अरे कितना खर्चा करना पड़ रहा है, किसने पैसा लिया है, खुलकर बोलिए ना भाई। बात करेंगे, ये हवा हवाई बातें करने से, आधारहीन बातें करने से कुछ होगा क्या? शिकायत की आपने, कोई है आपके पास में व्यक्ति जो ये कहे कि मैंने इतना पैसा दिया है? 5 साल के अंदर इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, वो हमारे ऊपर आरोप। 1 मिनट, हाँ, अरे सुनिए सुरेश जी, राजकुमार जी, हमने तो वो तस्वीरें देखी हैं जब मुख्यमंत्री ने टीचरों से पूछा था पैसा लगा कि नहीं लगा। मुझे बताइए ना भाई, कौन व्यक्ति आपके सामने है, किसी ने आके बोला कि कितना खर्चा लगा? बताइए ना, क्या रेट चल रहा है ट्रांसफर करवाने का? रविंद्र जी, कर्मचारी तो दबी जबान में बोल नहीं पा रहा है। नहीं तो आप बताइए ना, आप प्रूव करिए ना। अगर आप इस तरह की बातें भाषा बोल रहे हैं तो बताइए। इस तरह के अशोक गहलोत जी ने खुद ने बोला है शिक्षकों के ट्रांसफर बिना पैसे के नहीं होते, तो बता दीजिए। अगर पिछले 1 साल के अंदर अगर एक भी पैसे का भ्रष्टाचार हुआ तो, लेकिन हमें पता है राजकुमार जी से बार बार पूछ लिया, वो बता नहीं रहे। राजकुमार जी, कुछ आधार होना चाहिए, कुछ जो है तथ्य होना चाहिए, तभी आरोप लगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं अभी रुक करूंगा, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी साहूकार नहीं है। विपिन शर्मा जी, एक बात तो ये, राजीव गांधी ने बोला था ना 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता, तो विपिन शर्मा जी, एक बात तो ये, कितनी उम्मीद जागी है साहब, ये अब कमेटी गठित की गई है, कितनी उम्मीद जगी है? और दूसरी चीज, ये बड़ा आरोप लगाया कि कमाई हो रही है यहाँ पे, मतलब ट्रांसफर कराने के लिए पैसा खर्च करना पड़ा है। जरा बताइए, ऐसा है क्या वाकई में? थोड़ा विषयांतर हो रहा है, लेकिन इसका बताइए। कर्मचारियों की 2 ही बड़ी मांगे थी कि 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए और पूरे देश में ओपीएस लागू किया जाए।
8वां वेतन आयोग लागू कर दिया है, एक बड़ी उपलब्धि है, निश्चित रूप से सरकार इसकी बधाई की पात्र है। अब दूसरा एजेंडा कर्मचारी का है ओपीएस लागू किया जाए। ठीक है। राजस्थान के कर्मचारियों पे ओपीएस लागू है, लेकिन भारतवर्ष के कर्मचारी अभी ओपीएस का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ डबल इंजन की सरकार है। हम ये मानते हैं जो राज्य सरकार के कर्मचारियों का जो पहले एनपीएस था उसका करीब 53,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार वापस देगी और हमारे खाते में जीपीएफ खाते में जमा होगा। हम ऐसी उम्मीद है, हमने मुख्यमंत्री से अभी 2 दिन पहले संवाद हुआ था, उसमें भी यही बात रखी थी कि राजस्थान में ओपीएस लागू हो चुका है तो हमारा जो केंद्र के पास पैसा है वो हमारे जीपीएफ खाते में रखा जाए। दूसरी बात की जो बात करें वेतन आयोग की बात करें तो करीब इनसे 18 से 24 महीने में पूर्व ये वेतन आयोग गठित हो जाता है। अब 1 साल का वक्त दिया, 12 महीने का वक्त दिया, कोई बात नहीं, लागू हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। उम्मीद है कुछ ना कुछ इसमें मिलेगा। अगर पहले से और अब तक 7वें वेतन आयोग तक की बात करें, सबसे कम वृद्धि अगर हुई है तो 7वें वेतन आयोग में मिली है। 14.3% की वृद्धि हुई थी, छठे में 54% की वृद्धि हुई थी। और दूसरी बात, आप वेतन आयोग बढ़ा रहे हैं, मीडिया कह रहा है कर्मचारी की बल्ले बल्ले और खजाना बढ़ जाएगा, पर आप इनकम टैक्स का स्लैब तो देखो, वो तो चौथे 5वें वेतन आयोग में जो था उसके अनुसार चल रहा है। 30% सैलरी वहां जा रही है, 28% जीएसटी में चली जाती है। कर्मचारी को क्या मिल रहा है, आप बढ़ा दो और वापस दूसरे द्वार से ले लो। जीएसटी का आप देख रहे हो कि रिकॉर्ड तोड़। तो मतलब बजट में भी इस बार राहत मिलनी चाहिए, मतलब आपका ये कहना है केंद्रीय बजट में भी इस बार राहत मिलनी चाहिए, ये कहना है। कर्मचारी की स्लैब बढ़ानी चाहिए। जी, आता हूं अब आकाश जिंदल जी, अर्थशास्त्री हैं, समझने की कोशिश करेंगे। आकाश जिंदल जी, राज्य सरकार के संदर्भ में अगर समझें, वेतनमान की आयोग की सिफारिशें जब आएंगी, उसको जब लागू किया जाएगा, राज्य सरकार पर कितना फर्क और कितना बोझ उससे पड़ता है, किस तरह से उसके फिर संसाधन जुटाए जाते हैं। और दूसरा इसका पॉजिटिव फैक्टर यह भी है कि अगर तनख्वाह बढ़ती है तो फिर टैक्स भी ज्यादा पे करना पड़ता है, यानी कि सरकार की कमाई भी होती है। और ये आरोप लगा रहे हैं विपिन जी की भाई एक हाथ से ले लो एक हाथ से दे दो। और दूसरी चीज, अगर तनख्वाह बढ़ती है तो बाजार में फिर खर्चा भी करते हैं, पूरी तरह से अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता है, खर्चा करने जाता है, साबुन तेल और बाकी जरूरी सामान लेते हैं, कंपनियों की कमाई होती है, अर्थव्यवस्था तेजी के साथ घूमती है। जरा आर्थिक तौर पर सैलरी बढ़ने का अर्थशास्त्र समझाइए। वही पूरे के पूरे सिस्टम को होता है, क्योंकि जब भी एरियाज मिलते हैं हमारे कर्मचारी भाई, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, वो बाजार में जाते हैं। आपने बात की साबुन तेल की, साबुन तेल तो होगी डेली यूजेज की चीजें, कैपिटल एसेट्स खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदी जाती हैं, घर खरीदे जाते हैं, 2 व्हीलर्स खरीदे जाते हैं। आपको मैं डेटा दे दूं, अगर एक मोटर कार बिकती है, देयर आर अराउंड 18,000 पीपल हु गेट एम्प्लॉयमेंट। कोई उस मोटर कार को लैंप सप्लाई करता है, कोई सीट सप्लाई करता है, कोई स्टीयरिंग सप्लाई करता है, कोई उसको सेल करता है, कोई सर्विस करता है, कोई इंश्योर करता है। बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। पूरा का पूरा पैसा मार्केट में आता है। और हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्लोबली मानी जाती है बाइंग और कंजम्पशन हमारी स्ट्रेंथ। तो बाइंग और कंजम्पशन जो हमारी स्ट्रेंथ है वो चमक के आती है, और कहीं ना कहीं उससे जीडीपी ग्रोथ भी होती है, जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ता है, इनकम टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जितनी बाइंग, जितनी कंजम्पशन, सीधी सी बात है उतनी मैन्युफैक्चरिंग होगी, उतनी प्रोडक्शन होगी, तो वो चीज बढ़ती है। इनकम टैक्स की बात करें, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ती है। आपने 20% की बात की, मैंने कैलकुलेशन जो की हुई है मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in ने, और मैं कहें तो आपके पास पूरा डेटा रख सकता हूं, 26.25% के आसपास टैक्स कलेक्शन में इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब आ जाती है बात जो दूसरी आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था कि क्या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो इसके साथ हूं, मैं इसका बिल्कुल समर्थन करता हूं कि उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए। अब ये इश्यू आ जाता है कि जिंदल साहब आपने सैलरी बढ़ने की बात तो कह दी, ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लोन है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट की भी बहुत बड़ी लायबिलिटी है, डेफिसिट भी है। डेफिसिट दर्शकों को समझा दूं, सरकारी घाटा, जब सरकार बजट बनाती है, यहां मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो क्या खर्चा है और क्या कमाई है, तो डेफिसिट भी बढ़ा है। तो ऐसे में क्या किया जाए? मेरे हिसाब से देखिए, इस साल की बात करें तो ऑलरेडी डेटा फेवरेबल चल रहा है। इनकम टैक्स कलेक्शन दर्शकों को बता दूं, ऑलरेडी 15.88%, ये करंट डेटा है, ग्रोथ आई है जी। जीएसटी कलेक्शन भी इस बीजेपी गवर्नमेंट में बहुत अच्छा चल रहा है। मैं सेंटर की फिगर दे रहा हूं जी, 2 लाख करोड़ से ऊपर का जीएसटी कलेक्शन 2024 जो है अप्रैल में रहा है। ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन की बात कर रहा हूं, अभी भी 3 महीने से जीएसटी कलेक्शन अच्छा रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कमाई हो रही है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, तो वो फिर
बाकी और कैपिटल एक्सपेंडिचर में पुल बनाने के लिए और बांध बनाने के लिए कर्मचारी बाकी और जो राज्य सरकार कामकाज होते हैं उसमें भी इस्तेमाल करना चाहिए ना। मेरा सवाल यही है कि अगर वो कमाई उस तरफ आ रही है तो आप क्या सारी कमाई को रूट कर देंगे राज्य सरकार के कर्मचारियों की बढ़ोतरी में, या कोई और भी ऑप्शन उसके लिए ढूंढना चाहिए? ये खर्चे की आई थिंक इट्स अ वेरी क्वालिटी क्वेश्चन। बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा। आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। थैंक यू सर। बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को तो मिलना ही चाहिए, कामकाज तो उन्हीं लोगों ने करना है, लेकिन साथ में जो आपने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग होगी तभी स्टेट की तरक्की होगी, तभी स्टेट। आज यहां की बीजेपी सरकार काफी अच्छे एफर्ट कर रही है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, और इन्वेस्टमेंट कब आएगी? जब यहां पे क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ धंधे या बिजनेस के लिए नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर के और भी फायदे होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है और रोड्स बनती हैं तो बच्चे स्कूल कॉलेज बड़े शहर पहुंच पाते हैं। कोई हमारे बुजुर्ग होते हैं, अगर उन्हें बीमारी होती है तो उन्होंने जयपुर जाना हो, दिल्ली जाना हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो तो दे कैन रीच ऑन टाइम। इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। उसका जवाब है मेजर इन्वेस्टमेंट्स आनी चाहिए, और मेजर इन्वेस्टमेंट इसमें आ सकती हैं। सभी मित्रों को यहां बता दूं, अब चाइना के काफी कमजोर होने की संभावना है। डोनाल्ड ट्रंप साहब आप तो जानते हैं, रविंद्र जी ज्वाइन करने वाले 20th को, तो वहां से उम्मीद है कि टैरिफ्स लगेंगे चाइना के अगेंस्ट। और आज मोदी सरकार काफी एक्टिव है ग्लोबल मनी को हिंदुस्तान लाने में। बीजेपी को इस मामले में बधाई दूंगा। मैं मिथिलेश सरकार रुक करूं, लेकिन एक क्वेश्चन और है सर, आकाश जिंदल सर, एक क्वेश्चन और है भाई। सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देखने के बाद जो प्राइवेट कर्मी हैं वो भी बड़ी आस बांधने लगते हैं कि अब मार्च आने वाला है, अप्रैल आने वाला है, वहां भी इंक्रीमेंट का फैक्टर होगा। मैं ये समझना चाह रहा हूं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार वेतनमान आयोग की जो सिफारिश होती है वो कमेटी गठित करके उसको लागू करती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को बाउंड क्या किया जा सकता है, किया जाना चाहिए? अब प्राइवेट सेक्टर के लिहाज से भी इस तरह की कोई कैपिंग होती है? कितना दबाव प्राइवेट सेक्टर पर भी होता है या होना चाहिए केंद्र की इस तरह से सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर? क्योंकि ये पूरा का पूरा एक चक्र होता है अर्थव्यवस्था का, कमाई होगी खर्चा होगा। आपके सवाल के दो कंपोनेंट हैं। पहले तो कि कितना इनडायरेक्टली प्रेशर आता है। बिल्कुल मैं आपके साथ हूं रविंद्र जी, प्रेशर आता है क्योंकि वही इंडिविजुअल है, इंजीनियरिंग की है, गवर्नमेंट सर्विस की ऑप्शन भी है, प्राइवेट सेक्टर की। अगर गवर्नमेंट में अच्छी सैलरी मिल रही है, हम सब जानते हैं गवर्नमेंट सर्विस है तो एक सोशल स्टेटस भी है, जॉब सिक्योरिटी भी है, लॉन्गिविटी भी है, तो प्राइवेट सेक्टर में शायद ना जाए, तो प्राइवेट सेक्टर को उससे ज्यादा अच्छी सैलरी ऑफर करनी पड़ती है। तो वहां मैं आपके साथ पूरी तरह से हूं कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि कैंडिडेट वही है जो आईआईटी से इंजीनियरिंग करके जयपुर या जोधपुर पहुंचा हुआ है, कहां वो जॉब करेगा। तो मैं मानता हूं इस चीज को, डेफिनेटली प्रेशर आता है। अब आगे प्राइवेट सेक्टर के लिए रेगुलेशन बनाने की, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के लिए रेगुलेशन कोई नहीं है, बट कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं, आईटी और कई और फील्ड्स हैं जहां सैलरीज बहुत अच्छी मिल रही हैं। मैं तो कह रहा हूं रादर उसी वजह से सेंटर और स्टेट में भी अच्छी सैलरी होनी चाहिए, ताकि वहां भी टैलेंट आ सके। क्योंकि कई बार देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में 27 साल 28 साल 30 साल का लड़का है, किसी एमएनसी में जा रहा है, व्हाट इज गेटिंग इज 60 लाख 80 लाख रुपीस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट साथ ही आकाश जी इसमें फिर वो भी खबरें आ जाती हैं कि भाई फलां कंपनी ने इतने लोगों की छटनी कर दी, दबाव चल रहा है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। मैं डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी सर, आपके सवाल ये है, विपिन जी को थोड़ा हो सकता है बुरा लगे, नाराजगी हो जाए, लेकिन पूछना तो पड़ेगा सवाल। मिथिलेश जी ये बताइए कि जहां प्राइवेट सेक्टर में 70-90 घंटे काम करने की बात हो रही है हफ्ते में, वहीं अगर के सरकारी अब दफ्तरों में जब बायोमेट्रिक यानी उंगली लगाकर या आंखों से अगर पंचिंग का सिस्टम किया जाता है तो नाराजगी होती है। अधिकार हमारे क्या है, कितनी सैलरी होनी चाहिए, हर 10 सालों में हमारा वेतन बढ़ना चाहिए, हमें हर साल जो है बढ़ोतरी होनी चाहिए, बोनस में डीए में बढ़ोतरी होनी चाहिए, दिवाली पर बोनस मिलना चाहिए, अनुदान मिलना चाहिए, पेंशन सही होनी चाहिए, ओपीएस होना चाहिए, वो सब चीजें ठीक होती, लेकिन काम का स्तर किस तरह से राज्य और केंद्र सरकार में बढ़ रहा है? अगर आप अधिकारों की बात करते हैं, कितने कर्तव्यों की पूर्ति हो रही है? देखिए रविंद्र जी, आज इस देश को सैलरी बढ़ाने की कोई आपको माफी नहीं, गुरेज नहीं है, बढ़ाई है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स करते हैं उनकी अब वीडियोग्राफी होनी चाहिए, एआई होना चाहिए, जैसे यूरोप में हो चुका है। कोई डॉक्यूमेंट्स पे बाबू अगर कोई टिप्पणी लिख रहा है तो वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, उस पर काम करने की दरकार। आप पैसे दीजिए ना, लेकिन फिर पटवारी रिश्वत नहीं मांगे, फिर और किसी कर्मचारी को सुविधा शुल्क नहीं देना पड़े, उसके लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स आप यूरोप में देखिए कि जो पुलिसकर्मी होता है उसके सिर पर
पूरा लगा होता है कैमरा, तो वो गलती करता है तो उसको माना जाता है। अगर आप कैमरे के अंदर नहीं करते तो अमान्य मानी जाती है कार्रवाई। हाँ। जब आप पैसे विश्व स्तर के दे रहे हो इन कर्मचारियों को, तो इनकी सेवाएं भी लीजिए, कितने घंटे बैठते हैं, संडे और सैटरडे का ऑफ है, हाँ। तमाम चीजें आप दीजिए। लेकिन राज्य का जो अभी हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राज्य कर्मचारी लोक सेवक होता है, जनता का सेवक होता है, जनता का माई बाप नहीं होता, मालिक नहीं होता है। हाँ। और पद पर बैठने के बाद में जो सरकारी कर्मचारी जिस तरीके से टरकाते हैं, सारे सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं मैं कह रहा, लेकिन एक आम प्रथा है, उसको चेंज करने की दरकार है। और 8वें वेतन आयोग से इंपॉर्टेंट है कि इनकम टैक्स स्लैब 60% जो पेंशनर है उसकी दरकार में आ जाएंगे। और ये सबसे बड़ा इसमें एक पॉलिटिकल कारण छुपा हुआ है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी हैं। अब ये वेतन आयोग की रिपोर्ट 1 जनवरी 26 को आ जाएगी तो क्या 2 साल पेंडिंग रखेंगे, और रखेंगे तो फिर 29 का चुनाव आएगा, उसके पहले 28 में आएगी। ये तमाम चीजें देखने लायक है। तो अब वेतन आयोग कोई समाचार पत्र छाप रहे इतने % बढ़ जाएगा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। ये एक जो सूडो प्रोपेगेंडा चल रहा है, और कर्मचारी मन से ही सपने देख रहे हैं और कई लिंक खोल रहे हैं, कईयों को पैसे भी खाली हो रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की। हाँ। कितनी बढ़ जाएगी वो भी लग रहा है कि लोन भी लेने लगे होंगे इसी आस में कि भाई ठीक है सैलरी बढ़ने तो वाली है। सुरेश गर्ग जी, ये मिथिलेश जी ने भी आशंका जाहिर की और ये राजकुमार जी ने भी पहले सवाल उठाया कि भाई दिल्ली में चुनाव, बिहार में चुनाव, आपने उस लिहाज से ये फैसला ले लिया, सभी लोग जो हैं सोचने लगे कि इतनी सैलरी बढ़ जाएगी, इतना हो जाएगा, मतलब एक सपनों का ये कहें कि पूरी तरह से महल बुन लिया है, लेकिन अभी हुआ असल में कुछ भी नहीं है। देखिए रविंद्र भाई, आपने खुद ने कहा था कि जो 7वां वेतन आयोग है वो फरवरी 2014 के अंदर गठन किया गया। ठीक है। अब आप देखिए कि फरवरी 2014 में क्या होता है, जब जनरल इलेक्शन थे हिंदुस्तान के। अब बताइए कि कांग्रेस ने कौन से किस टाइम पे किया था। हमारे तो अभी भैया एक छोटे से स्टेट के इलेक्शन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, हर 10 साल के अंदर आयोग का गठन होना है, तो वो उसी संदर्भ में किया हुआ है। अब मुझे ये बताइए रविंद्र भाई, पंजाब के अंदर 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही हुई है, 7वां वेतन आयोग पंजाब में अभी तक लागू नहीं है। अब बता दीजिए ये कांग्रेस कर्मचारियों की हितैषी है या नहीं? तो अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनके सहयोगी, पूर्व सहयोगी आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसने भी नहीं किया फिर लागू। वो भी इनके सहयोगी है, सब पूर्व सहयोगी नहीं, वर्तमान में भी सहयोगी है रविंद्र भाई, पूर्व सहयोगी नहीं, वर्तमान में भी सहयोगी है। इंडिया अलायंस का एक पार्टनर है। आप 5 साल इंडिया अलायंस तो आप कभी कहते हैं, कभी कहते नहीं है, दोनों एक है। ये दिखावे के, ये तो यही कहते हैं साहब, ये इंडिया अलायंस के पार्टनर है। आपने देखा होगा पंजाब में मिलकर चुनाव लड़े थे ना, 5 साल तक इनकी सरकार रही, 1.5 साल से वहां पे आम आदमी पार्टी है, वहां अभी तक 7वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ। तो इससे साबित होता है कि कांग्रेस की फितरत में कर्मचारियों के हित में काम है ही नहीं, केवल उधर उधर की बातें करना। राजकुमार जी, इनका कहना है कि भाई जहां आपकी सरकारें हैं वहां पर आप एक तो चुनावी हित में फैसले लेते हैं, और जब चुनाव के बाद या चुनाव के दौरान आपकी सरकार बन जाती है तो आप उन फैसलों पर अमल नहीं करते हैं, और ये सरकार करके दिखाएगी। रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं देख रहा हूं लंबे समय से कि मैं बता रहा हूं, पंजाब में आपकी 5 साल तक रही थी ना सरकार, 5 साल तक आपकी सरकार रही थी, बता दीजिए क्यों नहीं हुआ 7वां वेतन आयोग लागू? अभी तक 7वां वेतन आयोग लागू नहीं है। अच्छे काम में कांग्रेस की कॉपी नहीं करते हैं। अरे तो भाई आप करते कहाँ हो, अच्छे काम कहाँ करते हो? शिक्षकों के लिए आपका, अगर बिहार का चुनाव आ रहा है, ये बोलता कि शिक्षकों के भ्रष्टाचार के बिना नहीं होता, तो कहां से करते हो साहब? 26 में होगा, तो दो आप लागू करोगे, ये तो कर्मचारियों को भी पता नहीं है। राजस्थान में लागू होगा या नहीं होगा, महाराष्ट्र में लागू होगा या नहीं होगा, आप तो बता दो पंजाब में क्यों नहीं हुआ लागू, तो क्यों नहीं हुआ पंजाब के अंदर अभी तक लागू? कर्मचारियों को डुबाने का प्रयास दीजिए जवाब। ये इनका व्यक्तिगत प्रण हो सकता है, लेकिन मैं तो कर्मचारी वर्ग में तो खुशी है, लेकिन सरकार तय तो करे कि वो चाहती क्या है इस मकसद के पीछे, इस घोषणा के पीछे सरकार का असली मकसद क्या है। ये कर्मचारी भी जानता है, ये हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जानता है, हर स्टेट का व्यक्ति जानता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी को क्या मकसद आपको लग रहा है कि वोट मिले? क्या मकसद लग रहा है? वोटों का ही मकसद है इनका कि दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, हमारी सरकार बन जाए। विपिन जी के पास आता हूं। विपिन जी चलिए, कोई भी मकसद हो, वैसे आपको क्या मकसद था? कोई भी मकसद हो, लेकिन अगर फैसला होता है सरकार की तरफ से, और कोई भी सरकार हो किसी पार्टी की भी, भाई कर्मचारियों की तो बेहतरी के लिए होगा ही ना वो, अगर तनख्वाह बढ़ती है। प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि शिक्षकों के स्थानांतरण में उद्योग बन गया था,
उन्होंने किया तो उन पे आरोप लगा, आपकी सरकार तो कर ही नहीं रही, तो फिर ये भी तो गलत है कि कर ही नहीं रहे, आप तो स्थानांतरण नहीं कर रहे, इंतजार कर रहा है शिक्षा विभाग स्थानांतरण का, जब करोगे नहीं तो आरोप नहीं लगेगा। वही दूसरी ओर मैं बात करूं, जयंत जी ने जो बात कही कि अखबारों में इतना बड़ा, इतनी सैलरी बढ़ जाएगी, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, बहुत बड़ी बात कही। और उम्मीद करता हूं जो पहला वेतन आयोग आया था 1946 में, वो जीवन निर्वाह योग वेतन भत्तों के लिए आया था, उसमें 14.3% की वृद्धि हुई थी। जब हम आजाद हुए थे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? 7वें वेतन आयोग में 14.3 की हुई, वहां 14.2 या 14.3, 7वां वेतन आयोग। तो आप इस वजह से कर्मचारी उम्मीद कर रहा है कि ज्यादा वेतन आयोग में कुछ मिलने वाला नहीं है। और दूसरी बात आप कह रहे हो कर्मचारी काम नहीं करता, 16 के बाद भारत विश्व गुरु बन गया, इतना जीएसटी कलेक्शन आ गया, तो ये किसने कर दिया? कर्मचारियों ने ही काम किया। भारत विकसित देश की ओर बढ़ता चला जा रहा है। जी आकाश जिंदल जी, देखिए विपिन जी ने अपनी बात कही और सरकारी कर्मचारियों की बदौलत, हालांकि उनका ये भाव नहीं होगा क्योंकि कर्मचारी तो प्राइवेट सेक्टर में भी, एक मजदूर भी है जो मिट्टी खोदता है, उसने भी अपना योगदान इस अर्थशास्त्र को मजबूत करने के लिए देश की विकास दर में अपना योगदान दिया है। आकाश जी, लेकिन सवाल मेरा यह है कि क्या सरकारी कर्मचारियों को अगर तनख्वाह जो दी जाती है या उसको बढ़ाया जाता है, उसके साथ ही साथ कुछ पैमाने भी बनाए जाने चाहिए जिससे उसकी ग्रेडिंग हो सके, जिससे एक सरकारी कर्मचारियों को भी डर हो कि हां मेरी 35 साल की नौकरी है, कोई कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा से सस्पेंड कर सकता है बस। ये देखिए, मेरे को सबसे पहले तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है कंट्री की ग्रोथ में, इसके बारे में कोई शक नहीं है। आज अगर हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं, आज हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने हैं, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का भी उसमें रोल रहा है। दूसरी बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोली है कि इसके अंदर टाइम बाउंड परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अभी अगर एक फाइल में लगा रहा हूं, किसी चीज की एप्लीकेशन लगा रहा हूं, तो उसका टाइम बाउंड बिल्कुल, कुल मिलाकर सरकार अगर अपने कर्तव्यों को पूरा करती है नागरिकों के प्रति या अपने कर्मचारियों के प्रति, तो साथ ही साथ कर्मचारियों का भी और नागरिकों का भी यह फर्ज बनता है कि अगर अधिकारों की हमारी पूर्ति